नमस्कार दोस्तों, प्रिय छात्र छात्राओं। आज अपने जो राजस्थान में वनों का जो पार्ट चल रहा था वो चौथा पार्ट ले रहे हैं। राजस्थान में वनों का प्राकृतिक वर्गीकरण कर रहे हैं। एक बता चुका हूँ आपको, राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ये माउंट आबू में पाए जाते हैं। शुष्क सागवान ये मैंने बताया था मेवाड़ अर्थात दक्षिण राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान हाड़ौती में पाए जाते हैं। इनका वर्णन मैंने किया था, महुआ वृक्ष वगैरह जो बांस है आदिवासियों का रोशना। अब अगला है, हम बात करेंगे धोकड़ा वन। तो मैं वर्गीकरण में बता देता हूँ थोड़ा सा, एक बार फिर से अपने नक्शे द्वारा। यहाँ तो देखिए माउंट आबू, यहाँ तो सागवान, ये तो बताया था मैंने सदाबहार वन। सदाबहार वन ये तो बताया था कहाँ पर है, माउंट आबू में, ठीक है ना, माउंट आबू। और फिर इसके बाद में ये जो एरिया बच गया, ये सभी पूरा का पूरा ये सागवान के वन पाए जाते हैं, शुष्क सागवान के वन, ठीक है ना। सागवान वनों की अधिकता है यहाँ पर, और सागवान ये वन है ये प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए शुष्क सागवान वन। अब है धोकड़ा वन। तो धोकड़ा वन है ये अरावली पर्वत है, इधर इसके पूर्व में इधर धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। धोकड़ा के वन सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए ये धोकड़ा वन, इसका प्राकृतिक वर्गीकरण किया हमने। और धोकड़ा वनों में देखते हैं, इससे पहले थोड़ा एक दो प्रश्न और देख लेते हैं। शुष्क सागवान में ध्यान पूछ लें, देववन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो देववन पूछा जाए तो देववन कोटा में बताना, कई बार पूछा जा चुका है। देववन कहाँ है, तो कोटा में है देववन। देवी देवताओं से समझे तो देववन बोल जाता है। देववन सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, कोटा में। इसके अलावा एक प्रश्न कभी कभी रेशम पर भी पूछ लेते हैं। रेशम, टसर रेशम की खेती होती है, रेशम। तो रेशम के लिए शहतूत के पेड़ पाले जाते हैं, शहतूत ये रेशम पालन होता है, रेशम पालन। तो रेशम पालन है तो शहतूत के पेड़ लगाए जाते हैं। ये रेशम पालन किन किन जिलों में होता है, बस इतना प्रश्न याद रखना आपको। तो रेशम पालन के लिए अगर आपसे जिले पूछ लें तो इसमें इतना ही याद रखना आपको, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। देखिए एक तो कोटा हो जाएगा, एक बांसवाड़ा हो जाएगा, ये बांसवाड़ा है, एक उदयपुर हो जाएगा। रेशम के बारे में पूछें तो शहतूत के वृक्ष पर रेशम कीट पालन होता है, रेशम के कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं, आपको पता है। और ये कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा, 3 जिलों में रेशम का पालन होता है, रेशम शहतूत का बांसवाड़ा, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है। इसके अलावा हम बात करेंगे इसमें आगे धोकड़ा वनों की। तो धोकड़ा वन क्या है, ध्यान रहे, राजस्थान में पूछ लें कि सबसे ज़्यादा वन कौन से पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक वन धोकड़ा प्रकार के वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक, ठीक है ना। सर्वाधिक वन कौन से पाए जाते हैं, धोकड़ा के, राजस्थान में। और ये क्या बनता है, इससे कोयला बनता है, कुछ नहीं बनता। इन्हें कोयला रूपी लकड़ी है, कोई खास नहीं है, न तो इसमें कोई फर्नीचर वगैरह, मतलब कहें तो निम्न किस्म की लकड़ी होती है। तो धोकड़ा वन है ये पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं, बस इतना याद रखना। देखो यहाँ पर मैंने बता दिया पूर्वी राजस्थान। और अब अगला वर्गीकरण करेंगे हम उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। नंबर 4 उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। कंटीले वन जिसके कांटे हैं भाई, और उष्ण तो सब पूरा का पूरा ही आएगा। उष्ण तो मैंने आपको समझा दिया पार्ट 3 में। तो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में हम बात करेंगे तो इसमें जैसे रोइडा है, खेजड़ी है, नीम है, ये आते हैं। उदाहरण इसके बता देता हूँ, रोइडा, खेजड़ी, नीम इत्यादि, ठीक है ना। ये उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है। अब आप कहेंगे नीम के तो कांटे नहीं होते, रोइडा के कांटे नहीं होते। भाई उष्ण कटिबंधीय जो कंटीले वन है वो अर्ध शुष्क वाला क्षेत्र है ना, ये मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थल तो यहाँ भी है, लेकिन अर्ध शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है ना, मरुस्थल। इस क्षेत्र में ये उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं। इस पूरे में मैंने बताया था आपको कि ये 4 भागों में बांटा था। नाली प्रदेश है, शेखावाटी की निम्न भूमि है, नागौरी उच्च भूमि है, गोडवार प्रदेश। इस क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय यानी अरावली के पश्चिम में, और ये शुष्क अर्थात बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर को छोड़ दें, बाकी सारे मरुस्थलीय क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। तो इनको हम पढ़ेंगे, इन पर क्या प्रश्न आता है। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खेजड़ी की। तो खेजड़ी की बात करूं तो खेजड़ी पर क्या प्रश्न आता है देखते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है खेजड़ी। खेजड़ी का पहला ही प्रश्न है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है, ये बता देता हूं आपको, प्रोपेसिप्सिनेरिया।
प्रोपेसिनेरिया, सिनेलेरिया। ये क्या है? ये इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम। जो पेड़ पौधे के वैज्ञानिक नाम होते हैं वो खेजड़ी का, खेजड़ी किसको बोलते हैं? खेजड़ी का अलग अलग नाम है, ध्यान रहे भाई, कहीं जानते नहीं खेजड़ी क्या होती है। कहीं खेजड़ी बोल देते हैं इसको, कहीं पर इसको जाटी बोल देते हैं, कहीं पर इसको मतलब अन्य नाम, स्थानीय नाम हो सकते हैं। तो ध्यान रहे ये खेजड़ी है, ये अपने राजस्थान में खूब पाई जाती है और इसलिए राजस्थान में ध्यान रहे, इसको बाद में प्रश्न बनाऊंगा। पहले वैज्ञानिक नाम हो गया। अब धर्म ग्रंथों की बात करूं, धर्म ग्रंथ में क्या नाम है इसके? धर्म ग्रंथ, धर्म ग्रंथ जैसे पुराण है, रामायण है, महाभारत है, ये धर्म ग्रंथ है। इनमें इसका नाम है सम्मी। सम्मी वृक्ष किसको कहा गया है? तो सम्मी वृक्ष कहा गया है खेजड़ी को। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं खेजड़ी की। खेजड़ी का आगे का जो प्रश्न है वो देख लेते हैं क्या बनता है। तो प्रश्न ये बनता है खेजड़ी पर आगे कि खेजड़ी राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? खेजड़ी सर्वाधिक कहां पाई जाती है? तो ऐसा प्रश्न आ जाए तो ऑप्शन का देखना है। अगर पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान दे रखा है तो आप बताएंगे पश्चिमी राजस्थान में। सबसे ज्यादा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है ना, अर्थात अरावली के पश्चिम में। और पर्टिकुलर क्षेत्र का नाम पूछे तो क्षेत्र पूछे तो शेखावाटी में सबसे ज्यादा खेजड़ी पाई जाती है, शेखावाटी में। और अकेला जिला पूछे तो जिला बताएंगे आप नागौर, नागौर में सबसे ज्यादा खेजड़ी पाई जाती। क्लियर हो गया आपके खेजड़ी का प्रश्न। और इसके बाद में ध्यान रहे ये जो खेजड़ी है इसको राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित कर रखा है। ये बड़ा मोस्ट प्रश्न है, पूछ ले कि राजस्थान का राज्य वृक्ष अर्थात राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आप बताएंगे खेजड़ी। सन 1983 में इसको राज्य वृक्ष घोषित किया, ठीक है ना। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी। कब घोषित किया? 1983 में। ये ध्यान रखने की बात है, बड़ा महत्वपूर्ण बात है। और ये ध्यान रहे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी यही कहलाता है। पूछ ले राजस्थान का कल्प वृक्ष, मैंने बताया था आदिवासियों का कल्प वृक्ष महुआ, क्योंकि वो दारू निकालते हैं उससे। ऐसे ही राजस्थान, ऐसे गुर्जरों का कल्प वृक्ष पूछ रहे तो गुर्जर है ना कल्प वृक्ष नीम को मानते हैं, क्योंकि नीम के वृक्ष की छाल से ही अर्थात वो टहनी से वो पूजा करते हैं देवनारायण जी की। गुर्जरों का कल्प वृक्ष। ऐसे ही राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को माना गया है। किसको माना गया है? खेजड़ी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान का कल्प वृक्ष। मरुस्थल का कल्प वृक्ष पूछे तो भी बताना है खेजड़ी ही। राजस्थान और मरुस्थल एक ही बात है। इसके अलावा आगे के जो इसमें प्रश्न बनते हैं वो ये बनता है कि राजस्थान में सबसे प्राचीन जो खेजड़ी का वृक्ष है, सबसे प्राचीन खेजड़ी वृक्ष कहाँ है? तो ये अजमेर में है। अजमेर में एक स्थान है मंगलियावास, मंगलियावास वहां पर है ना। ये बहुत पुराना, लगभग 500 साल पुराना खेजड़ी का वृक्ष है और कहते हैं हजारों साल इसकी उम्र होती है। और खेजड़ी का वृक्ष देव रूपी वृक्ष होता है, इसको काटना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा खेतों में ना इसके नीचे है ना किसी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता, उत्पादन बहुत अच्छा होता है। और वो मंगलियावास में ये इसको एक तरह से भगवान का वृक्ष माना गया है और लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए वहाँ जाते हैं, नारियल वगैरह बांधते हैं, तो वास्तव में उनकी इच्छाएं पूरी होती है। मेरा भी देखा हुआ है, 2 पेड़ खड़े हुए हैं यहाँ। तो ये ऐसी चीज़ें देखनी चाहिए। राजस्थान में अक्सर जितने भी पर्यटन क्षेत्र हैं वो मेरे अक्सर देखे हुए हैं, तो मैं आपको इसलिए वो देखी हुई चीज़ उसको अच्छी तरह वर्णन कर सकता हूँ कि भाई कहाँ है इस प्रकार से। तो अजमेर से अगर जो है आप आगे जाएंगे ब्यावर की तरफ तो बीच में आता है मंगलियावास, नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, अजमेर से थोड़ा ही आगे है। तो वहाँ पर ये कल्प वृक्ष हैं 2 और वो देव रूपी वृक्ष हैं, अभी भी खड़े हुए हैं। तो वहाँ जाकर आप मन्नत मांग सकते हैं कि सर मुझे राजस्थान पुलिस में लगाएं या मेरी BSTC या B.Ed वगैरह ये पूरी करवाएं। तो शायद लगता है कि आपका थोड़ा सा पढ़ाई और साथ में वो भगवान की भी कृपा हो जाएगी। तो ज़्यादा कृपा पर भी ध्यान मत रखना, मेहनत पर ध्यान रखना। इसके अलावा पूछ रहे हैं खेजड़ी वृक्ष के नीचे है ना कौन कौन से लोक देवताओं के मंदिर होते हैं? मंदिर पूछा जाए तो मंदिर में देखिए एक तो जुझार जी, नाम सुना होगा आपने, जुझार जी, एक गोगा जी,
और एक लोक देवी है शीतला माता। किस लोक देवी की का मंदिर है वो हमेशा खेजड़ी वृक्ष के नीचे पाया जाता है? तो शीतला माता। कौन से लोक देवता हैं जिनके मंदिर है वो हमेशा कहें तो खेजड़ी वृक्ष के नीचे मिले? तो जुझार जी और गोगा जी। क्लियर हो गया? ये भी आपके बता दिया है वैसे आपको मैंने। और इसके अलावा अगर बात करें खेजड़ी की, तो एक खेजड़ी को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चला था राजस्थान में, उसको कोई भूल नहीं सकता। वो वास्तव में ही एक राजस्थान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, उसको भी याद रखना आपको। वो बता ही देता हूँ अभी आपको क्या है वो चिपको आंदोलन। देखिए खेजड़ी संबंधित चिपको आंदोलन चला था, और ये चिपको आंदोलन वास्तव में ही आपको भी नाम लेते ही याद हो जाएगा कि कहाँ चला था। ये 28 अगस्त 1730 की बात है। 28 अगस्त 1730 को ये जब जोधपुर का राजा अभय सिंह था, तो अभय सिंह कौन था? अभय सिंह जोधपुर का राजा था। उसको चाहिए था क्या? उसको कोयला चाहिए था, क्योंकि उसको महल बनाने थे, महल बनाने का शौक था। तो उसने अपने हाकिम को भेजा गिरधर सिंह को। और जोधपुर में एक खेजड़ली गांव है। कौन सा? खेजड़ली गांव, क्योंकि वहाँ खेजड़ी ज़्यादा है, बहुत पुरानी खेजड़ी वृक्ष बहुत ज़्यादा थे। खेजड़ली गांव में भेजा उनको वृक्ष काटने के लिए। तो वहाँ भी विश्नोइयों का गांव था। विश्नोई आपको पता है, विश्नोई जाति ऐसी है जो वन्य जीव और वनों की सुरक्षा के लिए सबसे आगे रहती है, अपने प्राण न्यौछावर कर सकती है वनों को बचाने के लिए और वन्य जीवों को बचाने के लिए। तो वो इस कारण से आपने नाम ही सुना होगा कि एक अमृता देवी विश्नोई का नाम सुना होगा। ये यहाँ चिपको आंदोलन चला था 28 अगस्त 1730 को। चिपको आंदोलन, ये चिपको आंदोलन क्या था? चिपको आंदोलन ये था कि उन पेड़ों के वो चिपक गए। सबसे पहले अमृता देवी के नेतृत्व में चला था। अमृता देवी एक महिला है। अमृता देवी वो पेड़ों के चिपक गई के नेतृत्व में कि भाई हम पेड़ नहीं काटने देंगे। लेकिन वो अभय सिंह का तुम नहीं माना गिरधर सिंह, और उन्होंने ये कहा कि या तो हट जाओ नहीं आपको काट दिया जाएगा। लेकिन वो नहीं हटी कि भाई सिर साठे रुख बचे तो भी सस्तो जान। एक बात, एक कहावत अपने कि अगर सिर कट जाए और फिर रुख बच जाए, रुख मतलब रुखड़ा पेड़ को कहते हैं, कि सिर कटने के बाद में भी अगर पेड़ बच जाए तो भी सस्तो सौदो है, कर लेना चाहिए। तो शायद मुझे नहीं लगता कि आप करेंगे। पेड़ पौधा भी इतना ही मतलब बच्चों की तरह ही एक कोमल होता है, अगर उसको काटेंगे तो उसके भी दर्द होता है। तो ध्यान रहे, वो बेजुबान होते हैं, वो कभी पानी नहीं मांगते, उनको पानी डालते हैं तो चुपचाप हरे भरे हो जाते हैं। देखो वो अपने साथ बातें करते हैं खिलखिला करके। तो सिर साठे रुख बचे तो भी सस्तो जान, तो वो सस्तो सौदा है, कर लेना चाहिए। अर्थात सौदा भी ना करो तो कम से कम रुखड़ा तो मत काटो भाई। तो ये बात है अमृता देवी के नेतृत्व में। और मैंने बताया आपको कि यहाँ पर लगभग कहूँ तो 69 महिलाएं और 294 पुरुष, 69 प्लस 294 ये पुरुष है और ये महिलाएं हैं। ठीक है, तो 69 और 294 को हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएंगे आपके सामने 363 व्यक्ति। 363 व्यक्ति शहीद हो गए थे। कहाँ? इस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के वृक्षों को बचाते हुए। ठीक है ना? इसलिए यहाँ पर ध्यान रहे, आज भी एक शहीद पार्क है, खेजड़ी शहीद पार्क बना हुआ है। ठीक है ना? और इस यहीं पर एकमात्र विश्व का एकमात्र स्थान है, विश्व का एकमात्र स्थान, विश्व का है एकमात्र स्थान जहाँ वृक्ष मेला भरता है। वृक्ष मेला जहाँ अनेक प्रकार के वृक्ष बेचे जाते हैं। और ये कब? ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को, ये याद रख लेना। तेजा दशमी के दिन भाद्रपद तेजा दशमी है, रामदेव दशमी है। रामदेव जी, तेजा जी नाम सुना होगा, खूब लोग जानते हैं, लोग देवता है। उसी दिन भाद्रपद शुक्ल दशमी को विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ भरता है? तो बताएंगे खेजड़ली गांव में। ये खेजड़ली गांव है कहाँ? तो ये जोधपुर में है। ध्यान रहिए, खेजड़ली गांव कहाँ पर है? जोधपुर में। तो समझ में आ गया होगा आपको खेजड़ी के बारे में, खेजड़ी क्यों महत्वपूर्ण है। अब खेजड़ी का जो फल है उसको बोलते हैं सांगरी।
बता देता हूँ, अपने राजस्थान में कैर और सांगरी दो ही सब्जियां प्रसिद्ध हैं, बहुत महंगी होती हैं। कैर सांगरी, ये सांगरी की सब्जी स्वास्थ्यवर्धक होती है, कैर की भी होती है, पेट वगैरह को साफ रखती है, अर्थात कणिकार्क बीमारियां दूर करती है। सांगरी में कोई मिलावट नहीं होती। और सांगरी आपको पता ही है कि अपने अप्रैल मई के आसपास खूब लगती है सांगरी पेड़ पौधों के, इनके खेजड़ी के। और जब ये सांगरी पक जाती है तो उनको खोखा बोलते हैं हम। तो ये फल हो गए इसके। और इसकी लूम, खेजड़ी की जो पत्तियां होती है उसको लूम बोलते हैं। वो बहुत सारे जितने भी पशु हैं उनको यानी अगर हम खिलाते हैं तो उनमें दुग्धवर्धी यानी कहने का तो उसका कायाकल्प बदल जाती है इन पशुओं की। तो ध्यान रहे, खेजड़ी अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अब अगला जो है वो इसमें ढोकड़ा के वनों में खेजड़ी के अलावा वो अगले पार्ट में बताएंगे, और पार्ट 4 फर्स्ट बनाएंगे आपके लिए। ओके, धन्यवाद।